देखिए, इस वीडियो में हम जीके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जीके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिए, फिर उसके बेस पर हमने ये पीडीएफ तैयार की है। अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पीडीएफ आपको भेज देंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी सेंटीमीटर है? वो 11 सेंटीमीटर है। तो जो हड़प्पा की सभ्यता में निकली थी वो 11 सेंटीमीटर की ऊंचाई की थी। ये मूर्ति है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान से प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति 11 सेंटीमीटर की कांस्य धातु से इस पे होलो लास्ट वेक्स तकनीक द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है क्योंकि इसका एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ नृत्य की मुद्रा दर्शा रहा है, और इसकी ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। और हड़प्पा सभ्यता की उन्नत कला और धातु कर्म को दर्शाती है कि हड़प्पा का सभ्यता में अच्छी कला थी, धातु कर्म अच्छा था। उस चीज के बारे में ये हमें जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद में देखें हम, अशोक का मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त करने में किस मंत्री ने मदद की थी? तो ये अशोक को मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त करने में ये राधागुप्त नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पर मदद की थी अशोक की। क्योंकि अगर हम बात करें, सम्राट जो बिंदुसार था, इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के अशोक और उसके भाइयों के बीच में संघर्ष हुआ। क्योंकि अशोक के पिता थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, और अशोक के कुछ भाई भी थे। लेकिन उत्तराधिकार को लेकर के यहाँ पर संघर्ष होना स्टार्ट हो जाता है। अशोक के बड़े भाई का जो नाम था वो था सुसीमा। ये उत्तराधिकारी थे क्योंकि सुसीमा को यहाँ पर राजगद्दी मिलने वाली थी, क्योंकि ये बड़े भाई थे। ठीक है, लेकिन मंत्री राधागुप्त ने अशोक का समर्थन किया। ये मंत्री थे उस समय, और इस मंत्री ने यहाँ पर अशोक का समर्थन किया। राधागुप्त की रणनीति और सहयोग से अशोक ने अपने भाइयों को परास्त करके सिंहासन प्राप्त किया था। इसलिए राधागुप्त मौर्य इतिहास में अशोक के राज्यरोहण की मुख्य भूमिका निभाने वाले मंत्री के रूप में भी आगे प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद में हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे उल्लंबना किस धर्म का त्योहार है? ये उल्लंबना है, ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। बौद्ध धर्म में ये उल्लंबना त्योहार मनाया जाता है। उल्लंबना को हम गोस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। यह त्योहार है मुख्य रूप से महायान बौद्ध परंपरा में मनाया जाता है। ठीक है, मान्यता है कि इस दिन लोग अपने पितरों और मृतक पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं, इसलिए हम इसको गोस्ट फेस्टिवल या भूत फेस्टिवल भी कहते हैं। बौद्ध धर्म मनाया जाता है महायान बौद्ध परंपरा में। यह त्योहार एशिया के कई देश जैसे चीन, जापान, श्रीलंका, इन सभी में भी ये मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष यहाँ पर 82% साक्षर थे 2011 में, 82.14%। और महिलाओं की साक्षरता थी 2011 में 65.46%। और कुल साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता थी 2011 में 74.04%। तो पुरुष यहाँ पर 82% साक्षर थे और महिला 65% साक्षर थी। दोनों के बीच में आप अंतर देख सकते हैं, 65 10 75, मतलब 10 और 16% का अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य जो था केरल था, और न्यूनतम साक्षर वाला राज्य था बिहार था। केरल में उस समय 94% साक्षरता थी, और बिहार में 63.8% साक्षरता थी। ठीक है, तो ये भारत की शिक्षा प्रगति में लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं, ये जो आंकड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ममुलक वंश, गुलाम वंश का अंत किस शासक ने किया था? तो देखिए, गुलाम वंश का अंत किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इन्होंने गुलाम वंश का अंत किया था। मुमलक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था ये मुमलक वंश। 1206 से 1290 तक शासन किया। इसका जो अंतिम शासक था मुमलक का, वो था केकुबाद। केकुबाद को यहाँ पर फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद को यहाँ पर 1290 में हरा दिया था, और 1290 में यहाँ पर शासन करने आ जाते हैं कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
तो इस प्रकार गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी वंश का उदय होता है। ठीक है, केकुवाद के बाद में खिलजी वंश यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन किन पहलुओं से जुड़ा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बातें हैं वो बताई गई है। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया है 1960 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। उच्च उपज वाली बीज किस्मों का उपयोग किया जाएगा, कृषि का मशीनीकरण भी किया जाएगा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग और सिंचाई, ये सभी यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व और नॉर्मन बोरलॉग की तकनीक से शुरू हुई थी। 1960 के दशक की बात है ग्रीन रिवोल्यूशन की। एक थे व्यक्ति एम एस स्वामीनाथन और एक दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इनका उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाए और इनमें HYV सीड, ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी मशीन, सिंचाई का विस्तार, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन में जुड़ा हुआ है। ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। 1976 के आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और इसकी स्थापना गुप्त शासक के कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान से भी विद्यार्थी आते थे और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ पर यहीं से शिक्षा ली है। नालंदा विश्वविद्यालय से यहाँ पर ये चीनी यात्री थे हेनसांग, इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन किस समय था, वनों की रक्षा से। यहाँ पर महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। 1973 में उत्तराखंड, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तराखंड में था 1973 में, चमोली जिले में, उस समय उत्तर प्रदेश में आता था ये चमोली जिला, अभी उत्तराखंड में चला गया है। चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। लोग पेड़ों से चिपक गए थे ताकि ठेकेदार उन्हें काट न सके और यह पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है अमरकोश। अमरकोश नामक ग्रंथ है, किसने लिखा था। तो अमरकोश अमर सिंह जी ने लिखा है। अमरकोश एक संस्कृत कोश है जिसे अमर सिंह ने लिखा था। इसमें समानार्थक पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या यहाँ पर दी गई है। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान बनाने के लिए 1947 में प्रारूप समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का शिल्पकार भी हम कहते हैं। फिर एक संप्रदाय है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो मक्खली गोसाल है, ये आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविका जो संप्रदाय है एक प्राचीन श्रमण संप्रदाय है जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यह जैन और बौद्ध धर्म का समकालीन संप्रदाय है आजीविका संप्रदाय। फिर डांडिया और गरबा नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो डांडिया और गरबा दोनों गुजरात के हैं। ठीक है, डांडिया और गरबा गुजरात के पारंपरिक नृत्य हैं। ये नवरात्रि के समय विशेष रूप से किए जाते हैं और सामूहिक लोक नृत्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में मैग्ना कार्टा 1215, ये मैग्ना कार्टा है, इंग्लैंड से रिलेटेड है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। इसे लोकतंत्र की नींव माना जाता है 1215 में, क्योंकि इंग्लैंड के राजा थे, उनको मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करना पड़ा और वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें राजा की शक्तियां सीमित हुई और नागरिकों के अधिकारों की यहाँ पर रक्षा हुई थी, इसलिए ये लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है मैग्ना कार्टा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि और सिंचाई, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का मुख्य ध्यान जो है वो कृषि और सिंचाई पर था, ताकि खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके। इसमें भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। फिर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की है। ये अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना।
मुगल सम्राट अकबर ने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर के दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। इसका उद्देश्य था धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मुंबई में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता थी बॉम थियोडोर बनर्जी। बॉम थियोडोर बनर्जी ने ये 1885 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सारे आंसर जो है एआई जनरेटेड है। कुछ आंसर में अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आंसर आपको गलत लग रहा है, उसको हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे। संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 155 अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब बनाया गया? 1950 में इसको बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को शेरों वाला चिन्ह है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको अपनाया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शेरों के लिए है। एशियाई शेर यहाँ पर रहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात में है ये। एशियाटिक लॉयन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना गया है। फिर है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत ही है। भारत जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। ठीक है। सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और यह स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 में किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो 25वें अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भारत का संविधान सभी धर्मों को समान दर्जा देता है और राज्य धर्मनिरपेक्ष रहता है। तो अनुच्छेद 25 है वो धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड है। ठीक है। भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा था? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा को सर्वोच्च सदन माना जाता है। भारतीय संसद 2 सदन है, इसमें लोकसभा होता है निचला सदन, राज्यसभा होता है उच्च सदन। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ये स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया सकता। अब अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन आपके सैयद अहमद खान ने ये अलीगढ़ आंदोलन है शुरू किया था। ठीक है। तो सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी नींव है सैयद अहमद खान ने रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत का पहला उपराष्ट्रपति। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 के थे। बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और अन्य अमेरिका क्रांतिकारियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। 1913 में लाला लाजपत राय, तो लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जा सके। मीराबाई किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थी? तो प्रेम मार्ग से संबंधित थी यहाँ पर मीराबाई भक्ति आंदोलन। मीराबाई राजस्थान की राजकुमारी संत कवयित्री थी। वे श्री कृष्ण की उपासक थी और भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत यहाँ पर बताई जाती हैं। राज्यपाल कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल की 155 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 155 सही है या 56 सही है? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, ये अनुच्छेद 156 के अनुसार है, यहाँ पर दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी और 1885 में एओ हुम ने पहल की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता
बाम थियोडर बनर्जी ने की थी। अध्यक्षता बाम थियोडर बनर्जी ने की थी। 1885 में पहल जो की थी वो एओहुम ने की थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं इसको। अर्थशास्त्र लिखा, इसमें शासन, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति का वर्णन किया गया है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? ये काशी में है भारत माता मंदिर। ठीक है। वाराणसी, काशी में महात्मा गांधी के द्वारा उद्घाटित भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। और यहाँ भारत माता की प्रतिमा नहीं बल्कि पूरे भारत का संगमरमर का मानचित्र बना हुआ है। किसान आंदोलन का नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती किस प्रांत से जुड़े हुए हैं? ये बिहार से हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता है। उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में इसकी स्थापना की थी, ऑल इंडिया किसान सभा की। अजीज प्रेम जी किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो विप्रो के हैं अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी ने विप्रो लिमिटेड को एक आईटी कंपनी के रूप में विकसित किया है। उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का जादूगर भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है वो किस वर्ष लागू हुई थी? 1860 में लागू हुई थी। सीआरपी आईपीसी 1860 में बनी थी और 1862 में लागू हुई थी। इसे लॉर्ड मैकालो के नेतृत्व में तैयार किया गया था। ठीक है। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य दलितों, महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम। उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था शेरशाह सूरी ने, और सूर्यवंश की स्थापना की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। तो गोस्वामी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी कब लागू हुई? 1973 में ये लागू हो जाती है। और देश में आपराधिक मामलों की प्रक्रिया निर्धारित करती है। श्वेत क्रांति किसी संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। श्वेत क्रांति का इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और ऑपरेशन फ्लड के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बताया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 1965 के भारत पाक युद्ध के खाद्यान्न संकट के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब होती है? भारतीय वायुसेना की जो स्थापना होती है वो कौन सी ईयर में हुई थी? 1932 में हुई थी। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हम मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1927 में आ गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें एक भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और नारा दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545 हो सकते हैं। अब 545 सदस्य, पहले 552 होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552 है, लेकिन 530 राज्य और 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान में कुल सदस्य जो है वो 545 है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? गंगा नदी पर ही है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली के अंदर हम देखेंगे सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल के टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध बताया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से प्रस्तावित अपने रेडियो भाषण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, 1944 में। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का सबसे बड़ा कारण CO2 है और यह वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है उसके कारण है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हो गई थी? तो ये 1857 का विद्रोह जब हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी झांसी की रानी और वे ग्वालियर के पास कोटा की सराय में 1858 में अंग्रेजों से युद्ध करते समय ये शहीद हो गई थी।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन है? ये मेधा पाटकर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा घाटी में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ चलाया गया है और इसका प्रमुख नेता है मेधा पाटकर। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी ये। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की है। फिर नील विद्रोह कहाँ पर हुआ है? बंगाल में। 1859-60 में बंगाल में किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ विद्रोह किया, इसे नील विद्रोह भी कहते हैं। फिर आ जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ये कुषाण साम्राज्य की सब बात है। किसके समय प्रसिद्ध था? कुषाण के समय। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। कुषाण काल में यह अपनी चरम सीमा पर था और यहाँ चाणक्य ने भी शिक्षा ली है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो। फिर मृत्यु दंड को किस अनुच्छेद के तहत चुनौती दी जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मृत्युदंड की वैधता और औचित्य को इसी अनुच्छेद के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवटी। ठीक है, ननकाना साहिल। तो तलवटी ननकाना साहिब में यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1769 में तलवटी, आज का ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। फिर है ननक कानन नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। नंदन कानन उड़ीसा भुवनेश्वर। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है और यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जो विश्व संघ से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और यह मौद्रिक नीति का संचालन है। किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष हुई थी? ये 1998 में शुरू हुई थी। किसानों को सस्ती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। फिर शांति निकेतन की स्थापना की थी किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। ये पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की और बाद में यही विश्व भारती विश्वविद्यालय भी बना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ये काशी युग की है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका उद्देश्य था सती प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 ही हैं। 12 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद और इन संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या 470 से अधिक हो चुकी है। चिपको आंदोलन आपका वनों की रक्षा से संबंधित था। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिले में आंदोलन शुरू हुआ था। ग्रामीणों ने पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए इन्हें पकड़कर गले से लगा लिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हो जाती है शुरुआत। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? 1853 के विद्रोह से मंगल पांडे भी जुड़े हुए हैं। अमृतसर समझौता शांति संधि किसके मध्य हुआ था? ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अमृतसर समझौता शांति संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में है। 1809 में अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। इसमें तय हुआ कि रणजीत सिंह सतलज के पार नहीं बढ़ेंगे। नीति आयोग का गठन है 2015 में किया गया था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धान्य कौन सा है? वो जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जौ की खेती करते थे, इसके अलावा गेहूं और कपास की खेती भी करते थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई? ये सिंगापुर में बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1973 में या 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर मैनाल्ड किस शहर का राज्य पक्षी है? ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। हिमालयी मैनाल उत्तराखंड राज्य पक्षी है। इसे एम्पियन फीजेंट भी कहते हैं। अकबर ने अपने किसको दीन इलाही धर्म का प्रमुख बनाया? दीन इलाही का बीरबल को बना दिया था अकबर ने। अकबर ने 1582 में नया धर्म दीन इलाही चलाया, जिसमें सबसे पहले शामिल होने वाले दरबारी बीरबल थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? ये जयनारायण प्रकाश ने चलाया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।